हेलो फ्रेंड्स, निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विराट सभ्यता। मित्रों, विराट सभ्यता को शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और वो इसका लाभ उठा पाए। मित्रों, विराट सभ्यता के बारे में जानते हुए अगर विराट की मैं बात करूं मित्रों, विराट जो स्थान है वो जयपुर ज़िले में है। कहाँ है मित्रों? जयपुर ज़िले की शाहपुरा उपखंड में ये जो स्थान है स्थित है। जयपुर ज़िले की शाहपुरा तहसील, शाहपुरा उपखंड में ये स्थान मित्रों विराट स्थित है। मित्रों, इस सभ्यता जो विराट सभ्यता के हमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो हमें बाणगंगा नदी के मुहाने पर प्राप्त होते हैं। बाणगंगा नदी मित्रों, राजस्थान की ये नदी बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा। तो मित्रों, यहाँ से ये जो बाणगंगा है मित्रों, ये लगभग राजस्थान की अगर देखा जाए तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, क्योंकि इसका जो जल है एक जगह पर जाकर सूख जाता है। इसमें नित्य वाली नदी नहीं है। इसमें कुछ समय के लिए जब तक बरसात होती है तब तक इसमें पानी रहता है, उसके बाद पानी सूख जाता है। मित्रों, विराटनगर जयपुर की ये मुख्य नदी है बाणगंगा नदी। यह जो विराटनगर है मित्रों, जिसको विराटनगर कहा जाता था पहले, ये जो स्थान है ये क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद, राजस्थान का जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी थी मित्रों विराटनगर। और मत्स्य जनपद का और विराटनगर का मित्रों सबसे पहले जो उल्लेख है हमें महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है मत्स्य जनपद का सबसे पहले उल्लेख? महाभारत में मिलता है मत्स्य जनपद या विराट नगर का उल्लेख। इसके बाद मित्रों हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि विराट जो है वो जयपुर और अलवर की सीमा पर है। एकदम विराट कहाँ है मित्रों? जहाँ पर जयपुर और अलवर की सीमा मिलती है वहाँ पर क्या है? विराट है। और विराट को मित्रों अलवर का सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलवर का सिंह द्वार। यानी कि यहाँ से जयपुर और अलवर दोनों की सीमा स्टार्ट होती है या दोनों की सीमा शुरू होती है, वहां पर विराट को क्या कहा जाता है? अलवर का सिंह द्वार। मित्रों, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले 1936 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। दयाराम साहनी का नाम मित्रों पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो इन्हीं दयाराम साहनी ने 1936 में विराट सभ्यता की सबसे पहले खोज की। सबसे पहले 1936 में दयाराम साहनी ने खोज की विराट सभ्यता की। मित्रों, दयाराम साहनी के बाद कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी द्वारा भी इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, सर्वेक्षण किया गया। कौन दो व्यक्ति थे दयाराम साहनी के बाद? कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। इनके नाम भी महत्वपूर्ण है मित्रों हमारे लिए कि सभ्यता के खोजकर्ता कौन कौन थे। तो इसमें ये तीनों नाम आएंगे मित्रों, कैलाश दीक्षित, नील रतन बनर्जी और दयाराम साहनी। इनके द्वारा दयाराम साहनी के बाद इनके द्वारा इस सभ्यता पर उत्खनन करने का कार्य किया गया। मित्रों, इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इसमें जो विराट में पूर्व जयपुर यानी कि पहले जो जयपुर के राजा थे, महाराजा राम सिंह द्वारा यहाँ पर उनके शासन काल में भी खुदाई का कार्य हुआ। और ये खुदाई का जो कार्य था
वो किसके द्वारा करवाया उन्होंने? राम सिंह ने। जयपुर के जो पूर्व महाराजा थे राम सिंह द्वारा उनका एक किलेदार था जिनका नाम था कीताजी खंगरोत। कीताजी खंगरोत। इसके द्वारा इन्होंने यहाँ पर बेराट में उत्खनन करवाया और उत्खनन कराने के पश्चात उन्हें यहाँ से एक मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा, मित्रों स्वर्ण मंजूषा, मित्रों इसका मतलब सोने की पेटी या सोने का बक्सा। मंजूषा का क्या मतलब होता है मित्रों? बक्सा। और इस बक्से में उन्हें बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले। बक्सा भी कह सकते हैं मित्रों इसको, और हम इसको कलश भी कह सकते हैं। सोने का कलश भी कह सकते हैं, बक्सा भी कह सकते हैं। एक तरह से एक डिब्बा होता है जिसका आकार गोल भी हो सकता है और चौरस भी हो सकता है। तो मित्रों यहाँ से स्वर्ण मंजूषा में उन्हें गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। बेराट के गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष। तो मित्रों बेराट का जो उत्खनन है वो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा भी करवाया गया और उन्हें यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा में बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि 1837 में कैप्टन बर्ट नाम के एक व्यक्ति ने जो यहाँ घूमने के लिए आता है। घूमने के लिए कब आता है? 1837 में। कौन? कैप्टन बर्ट। मित्रों यहाँ स्थानीय भाषा में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनकी स्थानीय लोगों ने कुछ नाम निकाल रखे हैं, जैसे बीजक की डोंगरी, भीम की डोंगरी, गणेश की डोंगरी, ऐसे क्या नाम है। तो मित्रों यहाँ जो बीजक की पहाड़ी है या बीजक की जो डोंगरी है वहाँ पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि। मित्रों ये जो ब्राह्मी लिपि है ये अशोक ने जो अभिलेख जो अपने खुदवाए थे शिलालेखों पर उसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है मित्रों? भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, लिखने का तरीका, उसको हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर जिस कोई भी बात अगर किसी ने लिखी है, भाषा जो यूज की है, तो उसकी जो लिपि है मित्रों ब्राह्मी लिपि है। अपनी बात अशोक ने अपनी जो लेख छपवाई उनकी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। तो कैप्टन बर्ट को 1837 में बीजक की डोंगरी नामक एक स्थान है मित्रों बेराट में, और यहाँ से उसे अशोक का एक शिलालेख प्राप्त होता है। अशोक का शिलालेख। मित्रों अशोक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अशोक महान मौर्य काल का एक महान सम्राट था जिसने प्रजा के लिए अपने आदेश और निर्देश जो थे उसके प्रजा के लिए लोक कल्याण के जो उसने कुछ नियम, कुछ बातें जो अपनी प्रजा को बताने के लिए उसने शिलालेखों का प्रयोग किया था। और यहाँ से भी ऐसे ही एक शिलालेख बीजक की डोंगरी नामक स्थान से मिलता है जो बेराट सभ्यता का अवशेष है मित्रों। और इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। और मित्रों इसको शिलालेख को नाम क्या दिया गया? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। मित्रों ये जो भाब्रू शिलालेख है ये अशोक का सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों ही प्रकार का शिलालेख है। मित्रों यह शिलालेख एक पहिए पर है और इसकी जो शैली है वो बुस्टोफिदम है। बुस्टोफिदम जो शैली है वो इसकी शैली है, यानी कि इसको जो लिखा गया है पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं। मित्रों इस तरह इसको लिखा गया है और ये एक पहिए पर है, यानी कि गोल कोई ऐसी पहाड़ी सी है और एक पहिया है उस पर ये लेख जो है वो खुदा हुआ है। मित्रों इस लेख से अशोक के बुद्ध धर्म में आस्था होने के प्रमाण मिलते हैं। ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के बुद्ध धर्म में आस्था के प्रमाण मिलते हैं। आस्था के प्रमाण मिलते हैं। मित्रों इसमें इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द लिखे हुए। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ।
मित्रों ये जो तीन शब्द हैं ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं और इसका यूज इस शिलालेख में किया गया है। इन तीनों शब्दों का जो उल्लेख है वो इस शिलालेख में हमें भाब्रू शिलालेख में मिला है। मित्रों इस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। अशोक को क्या कहा गया? अशोक का क्या नाम है? मगध का राजा कहकर संबोधित किया गया। किसको? अशोक को। तो ये बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो इस शिलालेख के बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है। एक तो इसका अशोक का जो विश्वास था बौद्ध धर्म में था, उसकी आस्था जो थी वो बौद्ध धर्म में थी और उसने जो तीन शब्द बौद्ध धर्म संघ जो लिखे हुए हैं ये इसकी आस्था को प्रगाढ़ बनाते हैं बौद्ध धर्म में। और अशोक को इसमें मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया। इसमें मित्रों एक बात और है, इस शिलालेख में गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख है। गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख है। मित्रों ये पता चलता है कि अशोक ने शिलालेखों द्वारा ये नियम बनाए थे कि अब कोई भी राज्य में गो हत्या नहीं करेगा। गो हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया था। मित्रों 1840 में ये जो महत्वपूर्ण शिलालेख है इसको काट कर कहाँ ले जाया गया? कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया। कब ले जाया गया? 1840 में कोलकाता ले जाया गया 1840 में। 1837 में तो इसकी खोज हुई थी कैप्टन बर्ट द्वारा। मित्रों वर्तमान में अगर हमसे पूछा जाए कि ये अभिलेख कहाँ है तो ये जो शिलालेख है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के कलकत्ता संग्रहालय में ये जो अभिलेख है भाब्रू अभिलेख ये रखा हुआ है। वर्तमान में ये यहाँ है। मित्रों 1871-72 में एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो हमारे सामने आता है कि 1871-72 में एक अंग्रेज अधिकारी भी इस क्षेत्र में आता है सर्वेक्षण करने के लिए। कब आता है? 1871-72 में। और इसका नाम क्या होता है मित्रों? क्लाइव। क्या नाम है इसका? क्लाइव। ये बेराट में आता है मित्रों सर्वेक्षण करने के लिए। और मित्रों फिर एक जगह और जैसे बीजक की डूंगरी मैंने अभी आपको बताया यहाँ से अशोक का अभिलेख हुआ, ऐसे ही एक भीम डूंगरी, भीम की डूंगरी एक छोटी सी पहाड़ी थी और यहाँ से भी अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। एक और अभिलेख प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? क्लाइव को। पहले किसको प्राप्त हुआ था? कैप्टन बर्ट। कब प्राप्त हुआ था मित्रों? 1837 में। और अब ये 1871-72 की बात है। क्लाइव को यहाँ से भीम डूंगरी नामक स्थान से एक और अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। मित्रों 1899 की बात है। 1899 में जब एक बार और इस सभ्यता का बेराट सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया तो बीजक की पहाड़ी का उत्खनन हुआ। बीजक की पहाड़ी जिसका पहले भी उत्खनन हुआ और यहाँ से मित्रों जो हमें अशोक का शिलालेख वगैरह मिलते हैं उसी स्थान पर दोबारा 1999 में उत्खनन होता है और यहाँ से एक बौद्ध विहार की प्राप्ति होती है मित्रों। यानी कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक बौद्ध विहार था मित्रों, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको स्तूप भी कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो विहार था या मंदिर था, बौद्ध मंदिर था, ये हीनयान शाखा से संबंधित था। मित्रों बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हमारे सामने आती है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में जब हम जानते हैं कि हीनयान जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान व महायान दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान। लेकिन यहाँ से जो बीजक की डूंगरी से जो बौद्ध मंदिर हमें प्राप्त होता है, बौद्ध स्तूप, वो हीनयान शाखा से संबंधित था, हीनयान शाखा से संबंधित था। ये बात गौर करने वाली है मित्रों। पेपर में हमसे ये छोटा सा फैक्ट पूछा जा सकता है। मित्रों यहाँ से हमें एक बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है जो मथुरा शैली में बनी हुई है। मित्रों बुद्ध की मूर्ति जो
मथुरा शैली में बनी हुई है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है, बीजक की डूंगरी से, बेराट सभ्यता से, मथुरा शैली की। मित्रों इस तरह क्या है कि प्राचीन काल हम जो अवशेष यहाँ से मिलते हैं उनके आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राचीन काल में, अशोक के मौर्य काल में या उसके बाद का जो मौर्योत्तर काल है उसमें यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ और ये जो क्षेत्र था वो मौर्य सम्राटों के अधीन था या उसके बाद के शासकों के अधीन था। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं ये मौर्य काल के अवशेष हैं। मित्रों भारत में एक और फैक्ट यहाँ से जानने को मिलता है कि भारत में जो सबसे पहले मंदिरों का अवशेष हमें मिलता है वो हमें यहीं से प्राप्त होता है, बेराट से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बौद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। मित्रों यहाँ से हमें अशोक के आहत सिक्के, प्राचीन काल में आहत सिक्के चलते थे मित्रों, पंचमार्का सिक्के, इसके साथ मित्रों हुणों के भी यहाँ से हमें कॉइन प्राप्त होते हैं, तोरमान, ये जो बाद के जो शासक हुए मौर्योत्तर काल में, यूनानी भी आए थे हमारे देश में, विदेशी आक्रमणकारी थे मित्रों, मिहिर कुल जो था इसने भी हमारे देश में कुछ टाइम शासन किया और सिक्के वगैरह इसके भी यहाँ से मिलते हैं। मित्रों यहाँ से हमें एक जो लिपि प्राप्त होती है वो शंख लिपि प्राप्त होती है। शंख लिपि यहाँ की महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछी जाती है बार बार कि शंख लिपि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें बेराट से प्राप्त होती है। मित्रों यहाँ से हमें पाषाण कालीन हथियारों का, पत्थर के औजारों का भी हमें एक कारखाना मिलता है। इसके साथ साथ ही हम देखें तो मित्रों यहाँ भीम की डूंगरी, जिससे पता चलता है कि ये भीम की डूंगरी मित्रों बीजक की पहाड़ी और जो जिसका उल्लेख मैं पहले भी कर चुकी हूँ मित्रों, तो ये भीम डूंगरी है जो वहाँ पर एक खड्डा बना हुआ है मित्रों भीम की डूंगरी में, और जिसे हम क्या कहते हैं, भीमताल। अब मित्रों भीमताल क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि एक जनश्रुति सुनने में आती है, एक जो जिसको जनश्रुति कहते हैं, लोगों द्वारा कही जाती है कि भीम ने मतलब यहाँ पर क्या किया था कि द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने यहाँ से पानी निकाला था, चट्टान को लात मारकर पीने का पानी निकाला था, क्योंकि भीम जो था बहुत ही ताकतवर और बलशाली था, तो चट्टान में उसने लात मारी और वहां से मित्रों पानी निकल आया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको भीमताल कहते हैं, भीम ने बनाया। इस तरह मित्रों अगर हम बेराट के बारे में और जानें तो मित्रों जो सबसे ज्यादा जो राजस्थान में मित्रों शैल चित्र है वो हमें बेराट से प्राप्त होते हैं। इसीलिए मित्रों पुरातत्ववेत्ताओं ने बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा है। बेराट को क्या कहा है, प्राचीन काल की चित्रशाला कहा है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं मित्रों प्राचीन युग की चित्रशाला। किसको कहा गया मित्रों, बेराट को कहा गया है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में शैल चित्रों की खोज हुई है। मित्रों दयाराम साहनी और हेनसन के अनुसार जो पूर्व शासक था जिसका नाम था मिहिर कुल जो था, इसने बेराट में जितने भी स्तूप या बौद्ध विहार थे उनको ध्वस्त कर दिया था, उनको नष्ट कर दिया, और जो बुद्ध उपासक यहाँ पे रहते थे उनका क्या कर दिया, उसने वध कर दिया। किसने कर दिया, मिहिर कुल ने। मित्रों ये विदेशी शासक थे जो मौर्य शासन के समाप्त होने के बाद भारत पर आक्रमण करके और यहाँ अपना शासन स्थापित करते हैं, और मित्रों ये भारत में जो बौद्ध धर्म पनप रहा था उसको नष्ट करने में लगे हुए थे। इसीलिए दयाराम साहनी
जो एक पुरातत्ववेत्ता है जिन्होंने इस सभ्यता की खोज की सबसे पहले, दयाराम साहनी और हेनसांग ने मित्रों इस बात का उल्लेख किया है। हेनसांग एक प्राचीन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री था जिसने इस बात का उल्लेख किया है कि जो मिहिर कुल था इसने बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। बौद्ध ही मिहिर कुल ने बौद्ध विहार व स्तूपों को नष्ट कर दिया और इसमें जो उपासक रहा करते थे बौद्ध भिक्षु उनका वध करवा दिया। मित्रों हेनसांग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था, चीन से आया था और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना। ये भारत में रहकर बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था और ये जब आया तो इस टाइम भारत में शासन चल रहा था 634 ईस्वी पूर्व की बात है मित्रों, 634 ईस्वी की बात है और इस टाइम भारत में शासन था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन जो था मित्रों उसके काल में हेनसांग घूमने के लिए आता है। भारत में बुद्ध के प्रति आस्था रखता था ये वो भगवान बुद्ध के प्रति और बौद्ध जो धर्म है उसके बारे में ज़्यादा जानने की इसकी इच्छा थी, इसीलिए भारत आया। मित्रों राजस्थान जो है उसमें हेनसांग सर्वप्रथम भीनमाल में आता है। कहाँ से? भीनमाल। ये भीनमाल कहाँ है मित्रों? भीनमाल किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। हमारे राजस्थान का जो एक जिला है जालोर उसको भीनमाल कहा जाता था पहले। सबसे पहले यहाँ आता है हेनसांग, सबसे पहले आता है। इसके बाद मित्रों हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार इसको कहा जाता है हेनसांग। हेनसांग मित्रों हेनसांग जो है उसने अपनी यात्रा वृत्तांत का जो उल्लेख है, उसने जो भारत की यात्रा की और अपनी जो सब बातें जिसका उसने यहाँ पर देखा अनुभव किया उस सब बातों का उल्लेख अपनी पुस्तक CUP में किया। इसकी पुस्तक का क्या नाम है मित्रों? CUP। इस पुस्तक में मित्रों अगर विस्तार से देखा जाए तो हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन ने हेनसांग को अपने दरबार में बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया और हर्षवर्धन को सम्मानजनक स्थान दिया, इसलिए हर्षवर्धन के शासन काल की जो हमें जानकारी है शासन की और पुष्यभूति वंश का था ये हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश की भी हमें जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? CU की बुक से मिलती है जो हेनसांग ने लिखी है। हेनसांग ने विराट के लिए मित्रों पारयत्र शब्द का यूज किया है। विराट को उसने क्या किया है, क्या नाम दिया है? विराट को हेनसांग ने पारयत्र का नाम दिया है। पारयत्र। इस तरह मित्रों आज ये विराट सभ्यता पूर्ण होती है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।